कैसे भी होकर एक दुर्योधन के संग खड़े हुए। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के सभी अतिथिगण, आदरणीय कुलसचिव जी जो राष्ट्रीय सेवा योजना के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समन्वयक भी हैं। मैं आप सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच के इस तरफ आएं और सरस्वती पूजा राजशेखर ने एक पंक्ति कही थी, नौन में सानी प्रतिभा का प्रज्ञामता, अर्थात आपके भीतर ढेर सारी एबिलिटीज जिसको हम लोग कहते हैं प्रज्ञा, वो विराजमान होती है। आपको ये उसी प्रतिभा की खोज का एक कार्यक्रम है जिसमें आपके भीतर की हम प्रतिभा को पहचानने के लिए ये लखनऊ से चल करके हमारे बीच में आए हैं। इसलिए आए हैं कि हम आप में एक युवा राजनीतिज्ञ देख सकें जो अपने विषय की कितनी अच्छी प्रस्तुति करता है और कितने अच्छे तथ्य को रखता है। तथ्यविहीन प्रस्तुति भी कभी आपको सम्मान नहीं दिला सकती। इसलिए आवश्यक यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके खड़ा होने का तरीका, आपके विषय की प्रस्तुति, आपके बोलने और कितना बाज लेते हैं आप, अपनी बात कहते वक्त एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में कितनी गहनता पूर्वक सांस आपके आते जाते हैं, वो सब तय करता है कि आप कितने अच्छे वॉलेटर हैं। अगर आप अच्छे वॉलेटर हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देश के कर्णधारों में शामिल होंगे। आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की ये जयंती चल रही है, शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज अटल जी को हम सब जब याद रखते हैं तो उनकी वाक क्षमता के नाते याद रखते हैं, उनके कहने के ढंग के नाते याद रखते हैं। इसलिए आज जो ये बैठे हुए विद्यार्थी हैं जिन्हें अपनी प्रतिभा को पुष्ट करनी है, तो हमारा ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ है, इस मंच का आशीर्वाद आपके साथ है। हम उम्मीद करेंगे कि आप आज बहुत अच्छा बोले और यहां से जब जीत कर जाएं तो लखनऊ में जब युवा संसद होगी, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे होंगे और पूरा कैबिनेट होगा, तो वहां भी जब आप बोलेंगे तो प्रकारांतर से बुंदेलखंड बोलेगा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बोलेगा। और वहां से अगर जीत करके आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अगर आपने अपनी प्रस्तुति दी तो हमारा गर्व, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हम आप सबको आह्वान करते हैं, एक निदा फाजली की एक पंक्ति है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर वरना हम जैसे हो जाएंगे, दो चार किताबें पढ़कर वरना हम जैसे। और एक जरूरी सूचना भी इसके साथ कि इसमें कितने ऐसे हैं जिनका जो 18 साल के उम्र है, हाथ उठाएं, 18 साल, और अभी तक, अब हाथ नीचे करें,
ऐसे कितने हैं जो 18 होने के बाद भी अभी मतदाता नहीं बन पाए? तो आप आज हिंदी विभाग में आकर के अपना फॉर्म लीजिए और मतदाता बनकर के देश के कर्णधारों में शामिल होइए और आप देश बनाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय को सरस बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं श्री सुनील कुमार सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पे आए और हमारे स्वयं सेवकों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली हमारे गेस्ट के लिए। धन्यवाद मैम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला मजिस्ट्रेट सर, लखनऊ से आए हुए हमारे मेहमान विशिष्ट अतिथि जी, रजिस्ट्रार साहब मुन्ना तिवारी जी, कार्यक्रम प्रभारी, उपस्थित सभी शिक्षक और प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं युवा संसद, जहां हम संसद की बात करते हैं या युवाओं की बात करते हैं तो भारत वर्ष की सबसे बड़ी शक्ति ही यही है। 1947 के दौर में, मतलब जब हम 50 के दशक की बात करते हैं तो बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, लेकिन हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ, बांग्लादेश का क्या हश्र हुआ या श्रीलंका किस दौर में है। तो कहीं ना कहीं भारत अगर आज भी उतनी मजबूती से विश्व पटल पे अपनी चुनौती दिखा रहा है, विश्व गुरु बनने की राह में है, तो उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है भारत का लोकतंत्र। और लोकतंत्र का सबसे जीता जागता प्रमाण है हमारी संसद, और उस संसद के अंदर देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, देश के कानून बनाए जाते हैं। वही जिम्मेदारी आपको सिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का लगातार आयोजन होता है। जो हम बात करते हैं सांसद की, तो एक सांसद को ऊपर अपने क्षेत्र की, अपने देश की विभिन्न विचारों को, विभिन्न चुनौतियों को संसद में रखने की जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी का एहसास आपको हो, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्योंकि आप युवा हैं और भविष्य में आप ही देश की बागडोर संभालेंगे, तो आपको भारत के लोकतंत्र की मूलभूत जो आधारभूत स्तंभ हैं उनको समझना होगा। आपको तर्क को, जैसे भारतीय संस्कृति है कि भारतीय संस्कृति हमेशा तर्क पे चली है, सहिष्णुता पे चली है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने संविधान की प्रस्तावना को, तो उसमें स्पष्ट है संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सहिष्णुता, आज़ादी, धर्म की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें समझने की, और न केवल समझने की, उन्हें अपनाने की जरूरत है। भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर प्रांत के लोग आपस में सहिष्णुता से आज तक चले आ रहे हैं, और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी धरोहर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पे है। आज के कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अपने बीच उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और हमारे स्वयंसेवकों को अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां अपर जिलाधिकारी महोदय के लिए। आज के इस कार्यक्रम में कुल सचिव साहब प्रोफेसर तिवारी जी, उप कुल सचिव साहब, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण और छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी के बीच में आकर के ये पता चला कि आज आपका जो ये कार्यक्रम है वो युवा संसद का है। विकसित भारत के जो लक्ष्य हैं, विकसित भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो लक्ष्य हैं उस पर चर्चा हुई है आप लोगों की। तो यह बात मुझे ये कहना है इसमें कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरती
मजबूत लोकतंत्र है उसका। और आज हम सभी जहाँ पे संवैधानिक सर्वोच्चता है, संविधान सबसे महत्वपूर्ण है, और आज हम सभी लोग, आप उधर बैठे हैं, छात्र हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग सर्विसेज में हैं, तो बस वो संविधान की ही बदौलत है। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, इतना बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, आप देखेंगे चाहे वो भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, लेकिन एकता है। क्यों? क्योंकि संविधान है। तो वैसे आप लोग सब चर्चा करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। इसी लोकतंत्र को बनाने के लिए, इस लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, 18 वर्ष के ऊपर यदि हैं तो वो मतदाता हैं, और वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान तभी कर सकते हैं जब वो मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होंगे। अभी जैसा कि अभी आपके जो नोडल साहब हैं उन्होंने हैंड रेज कराया, उसमें पता चला कि काफ़ी संख्या में अभी भी जो लोग 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं उनके मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं, यानी मतदाता सूची में उनके नाम नहीं है। तो आपने बताया फॉर्म 6, उसके लिए एक फॉर्म 6 होता है जो आपको हिंदी विभाग से मिल जाएगा, वो भरना होता है, और उसके साथ एक घोषणा पत्र। मैं 2 लाइन में बात करूंगा क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी आपको ये लगता है कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमको क्या आवश्यकता है, लेकिन जिस पे चर्चा आप कर रहे हो, संसद पे आज चर्चा कर रहे हो आप, तो उस लोकतंत्र में भागीदारी करने के लिए सबसे जो आपका अहम हथियार है वो यही है कि आप मतदाता होने आवश्यक हैं। यदि आप मतदाता नहीं हैं, भले 18 वर्ष की पूरी उम्र कर चुके हैं, तो आप वोट डालने का अधिकार, आपको मताधिकार का अधिकार आपको नहीं है जब तक कि आप मतदाता सूची में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो ये प्रारूप 6 है, उसके साथ एक घोषणा पत्र है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था दी है। अभी देखा होगा आप लोगों ने कि SIR का अभियान अभी भी 26 तारीख तक चल रहा है, और उसमें आपके माता पिता और जो लोग पहले से 2003 की मतदाता सूची में थे, 2025 की मतदाता सूची में हैं, उन सभी के लिए गणना पत्रक गया होगा, उन्होंने भर के अपना डिटेल दिया होगा और उसके साथ में घोषणा पत्र दिया होगा। उसी क्रम में आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा आसान सा कार्य है। यदि आप प्रारूप 6 आप लेकर के और भर देंगे तो अभी आपको जस्ट पता चला है कि आपका बूथ कौन है, क्योंकि आपके पिताजी माताजी किसी न किसी का वोटर लिस्ट में नाम होगा और उनको जरूर पता होगा। तो आप अगर उसको भर करके दे देंगे तो विश्वविद्यालय के ही माध्यम से हमारे स्तर तक आएगा और आपको अपने वोटर ID कार्ड अपने पते पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको वोटर ID कार्ड आपके रजिस्टर्ड पते पे रजिस्टर्ड डाक से पहुंच जाएगा। ये सुविधा भारत निर्वाचन आयोग की है। हम सभी लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वोट का अधिकार लेने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाना आवश्यक है। तो चूंकि आप सभी लोग बड़े जागरूक हैं, तब जब जागरूक लोगों में इतने लोग बचे हुए हैं तो और लोग तो हो सकता है कि नहीं बनवाएं। तो आप लोगों का यही दायित्व है कि अपना ही बनवा लीजिए, बल्कि आप अपने आस पास पड़ोस में कोई भी व्यक्ति यदि मतदाता नहीं है तो उसको आप प्रारूप 6 भरवा करके मतदाता बनवाने में अपना अहम सहयोग करें। क्योंकि आप NSS से हैं, NSS जो है वो यही सिखाया जाता है कि समाज को कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी, जैसा कि बताया कि जो भी आपके अंदर एबिलिटीज हैं, किसी के अंदर भांति भांति की मेधा हो सकती है, जो भी मेधा है आपको, शिक्षा आप इसीलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि समाज को आपको कुछ दे सके। आप कोई सर्विस में जाएंगे, कोई व्यवसाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को कुछ न कुछ आप कंट्रीब्यूट करेंगे। यह भावना के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज के इस गोष्ठी में मैं आपसे यही शुभकामना दूंगा कि जो जिस पद पे है या जो जिस स्थिति में है वो आगे बढ़े। और जैसा कि आपका NSS का है भी ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो ये इस ध्येय वाक्य पे हम लोग चलते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं कि जो भी इस प्रतियोगी भावना के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं अच्छे से यहाँ पर प्रतिभाग करें और आगे भी विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपना वक्तव्य हमारे स्वयं सेवकों को दिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो अपना भविष्य तय करे, उसके लिए जितनी तैयारी हो सकती है, जिसका सबसे पहला और सबसे खूबसूरत यही है कि हम वोटिंग करने के लिए अधिकारी हो जाते हैं 18 साल के। तो इसके लिए आप ज़रूर प्रयास कीजिए।
और सबको मैं आश्वस्त भी करती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय से ये काम बहुत ही सुदृढ़ ढंग से किया जाएगा। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक जी श्री ज्ञानेंद्र सर से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और अपना आशीर्वचन हमारे स्वयंसेवकों को प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू मैडम। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एडीएम साहब श्री शुक्ला जी और पूर्व समन्वयक अपने प्रोफेसर तिवारी जी और लखनऊ से आए हुए डॉक्टर साहब तिवारी जी, मैडम, सभी मंचसीन व्यक्ति और शिक्षकगण, सभी स्वयंसेवक, कार्यक्रम अधिकारी, सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और ये कार्यक्रम मैं माना हूँ आज से कल एक बैठक हुई थी और बैठक के बाद आज एक नए स्वरूप के साथ आगे के सभी कार्यक्रमों का एक संदेश भी देगी। आगे के लिए भी हम लोग इस कार्यक्रम के बाद रूपरेखा तय करेंगे। इस कार्यक्रम की जहाँ तक बात है, हमारे जो नई युवा पीढ़ी है, ये सब एक प्लान के तहत कार्यक्रम किए जाते हैं, ये अनायास ही नहीं होते। एक हमारे राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए, हमारी प्रतिभाओं को खोजने के लिए और हर छात्र, हर युवा को सारे अवसर प्रदान करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये शासन स्तर से सुनिश्चित किया जाता है, इनकी मॉनिटरिंग होती है और जो सहभागिता इसमें करते हैं छात्र, उनको एक मंच, एक अवसर ऐसा मिलता है कि आगे जाने का, आगे बढ़ने का, अपनी नेतृत्व क्षमता को आगे दर्शाने का। इस प्लेटफॉर्म को जो आपको प्रदान किया गया, इसका आप लाभ उठाएं। अपनी प्रतिभा को जो दिखा सकते हैं मैक्सिमम, वो अपनी प्रतिभा के साथ आगे आए। वास्तव में इसका जो मेन बेस है वो है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और सभी की सहभागिता, नीचे के स्तर तक, सभी तक इसको सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना। और इसका साथ में पैरेलल दूसरा उद्देश्य ये है कि जैसा सर ने बताया, प्रोफेसर तिवारी सर ने, कि प्रतिभाओं की खोज। तो हम लोग दोनों ही स्तर पर कार्य कर, इससे किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस तरह की योजनाओं के द्वारा। एक तरफ तो हम अपने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के तहत सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, हम सब लोग उसमें सहभागी बनते हैं और अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपने, अगर आपके अंदर प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता है, तो आपके लिए एक अवसर मिलता है अपने आप को आगे जाने का, आगे बढ़ने का। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप जो करते हैं, आजकल सोशल मीडिया के समय में वो चीज़ें सोशल मीडिया में भी चलती हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जो बोलते हैं उसको पता नहीं कौन सा व्यक्ति कहाँ किस स्तर से देख रहा होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे नाम राजनीति में या विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे नाम अचानक आ जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सुना नहीं होता। आपकी प्रतिभा को हो सकता है आप भी अभी ना पहचानते हो, लेकिन एक मंच ऐसा होता है जिसमें आप कोशिश करते हैं और उस मंच से आप जब अपनी प्रतिभा को परिलक्षित करते हैं, व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उस प्रतिभा को देख करके कई ऐसे लोग होते हैं शीर्ष स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जिनको आपकी प्रतिभा नजर आ जाती है। तो इस तरह के मंच का जरूर अवसर आपको मिला तो फायदा उठाएं और आप राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो भी कार्यक्रम है, जहाँ भी सहभागिता है, उसमें अपने पूर्ण योगदान दें, उसमें सहभागी बने। सभी से मेरा ये अनुरोध है। दूसरी बात ये कि जो हमारे एडीएम सर यहाँ पर अभी बोले हैं SIR के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो देख करके आश्चर्य हुआ कि अभी हमारी युवा पीढ़ी है और बड़ी संख्या में अभी तक मतदाता नहीं बने हैं, 18 के ऊपर हैं। तो एक अवसर है, आपको आप तक इसकी पहुंच कराई जा रही है। कहीं नहीं जाना, आपको विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग में पहुंचना है। जिन लोग या जो लोग यहाँ पर, उनको तो यहीं पर छात्रों को फॉर्म अभी आप लोग ले लें। दूसरी बात, हिंदी विभाग से आप बाकी लोगों को कनेक्ट करें
ये आप तक सुविधा पहुंच रही है। आपको कहीं ज़्यादा प्रयास दूर तक नहीं करना है जाकर, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हो सकता है कि आगे इसके लिए अगर कहीं से आप चूकते हैं तो आपको दौड़ करनी पड़े, कहीं ऑनलाइन एफर्ट करना पड़े या वहाँ तक जाना पड़े, तो इस अवसर का भी आप लोग लाभ उठाएं। मेरी शुभकामनाएं सभी सहभागियों को, प्रतियोगियों को और हमारे कार्यक्रम समन्वयक जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और साथ ही मैडम को, आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के साथ आगे भी कार्यक्रम अच्छे से हों, आयोजित हों, इसके लिए भी मेरा संदेश भी और शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद से प्रोफेसर मुंडा तिवारी सर के साथ हैं। मैं बिना विलंब के आप सीधे हमारे माननीय कुलपति जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपना आशीर्वचन हमारे स्वयंसेवकों को प्रदान करें। गांधी सभागार में NSS के द्वारा आयोजित कार्यक्रम युवा संसद और विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में हमारे बाहर से पधारे हुए शिक्षाविद जो यहाँ पर उपस्थित हैं, NSS के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मुन्ना तिवारी, उनके साथ ही सह कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही डॉक्टर श्वेता पांडे जी, इस सभागार में उपस्थित NSS के स्वयंसेवक, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि भारत 2047 में स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत सरकार ने ये टारगेट लिया हुआ है कि जब 2047 का ये भारत होगा तो वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री होगा। अब जब वो डेवलप्ड कंट्री होगा तो निश्चित ही उसमें युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो 20 साल 25 साल के युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, 18 साल के, तो आज से 22 वर्ष बाद उनकी उम्र 40-45 के लगभग होगी। उस स्थिति में भारत का स्वरूप क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा, उसको निर्माण और बनाने की जिम्मेदारी मुख्यतः आपकी है। आज के परिवेश में यदि देखें और ग्लोबल लेवल को, ग्लोबल सिनेरियो को हम देखें, हर कंट्री अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो रहा है। ये माना जाता है कि बहुत छोटी सी चीज से लेकर आकाश तक, मिसाइल्स तक, जो भी प्रोडक्शन हो वो भारत में ही हो, और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो कि हमारे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। भारत में जो भी समस्याएं हैं या बीमारियां हैं, डिसीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन भी भारत में ही है। हमारी दूसरी कंट्रीज पर निर्भरता कम करें, तभी सही मायनों में हमारा भारत विकसित होगा। आज जो $1 की वैल्यू लगभग 90.87 रुपीज आ रही है, तो जब विकसित भारत होगा तो रुपया मजबूत होना चाहिए। जितना मनी डिवैल्यूएट होगा या करेंसी डिवैल्यूएट होगी तो हमारा ग्लोबल लेवल पर एक जो वेट है वो कम होगा। भारत में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो, स्टार्टअप्स हो, पेटेंट्स हो,
ये भी एक आने वाले समय में नॉलेज विल बी प्लेड एज ए करेंसी। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है और जिस पर टेक्नोलॉजी है, जिसके पास डेटा है, वही ग्लोबल लेवल पर लीड करेगा। आज का जो समय है ये बातों का समय नहीं है, काम का समय है, एक्शन का समय है, प्रोडक्ट का समय है। अगर आप रुकते हो या कहीं थमते हो तो टेक्नोलॉजी चेंजिंग वेरी फास्ट, आइडियाज जनरेट हो रहे हैं और आपको बहुत तेजी से स्पीड और स्केल के साथ आपको काम करना है। तो निश्चित ही जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जो भी मनुष्य जो काम कर रहा है उससे डबल स्पीड में जो उसका रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी आ रही है, वो और तेजी से काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति का ब्रेन को यूज फिर कहाँ करना है। आज यदि डॉक्टर श्वेता पांडे को कोई कंटेंट चाहिए तो ये एआई के माध्यम से इमीडिएटली कंटेंट डेवलप कर लेंगे। ब्रेन का यूज तो हुआ नहीं। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप स्पीकिंग के थ्रू बोलेंगे, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहेंगे आप वो बन जाएगा। अगर आपको किसी शब्द का मीनिंग नहीं मालूम है तो 30 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर ला सकते हैं कि दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो सवाल इस चीज का है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आप डेवलप कैसे करेंगे। ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं, पॉल्यूशन की समस्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 500 प्लस कई सिटीज में हो रहा है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम है, फॉगिंग की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो विकसित भारत जब होगा तो विकसित भारत में क्या ये समस्याएं इसी स्पीड के साथ चलती रहेंगी या इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। पूरे भारत में लाखों गाड़ियां हर साल बिकती है, रोड्स पे आती हैं, पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। अगर श्वेता पांडे के परिवार में 6 मेंबर हैं तो पहले 6 के बीच में एक गाड़ी होती थी, आज के समय में 5 या 6 गाड़ियां हैं। तो जब इतनी गाड़ियां रोड्स पर आएंगी तो क्या चलने की जगह रहेगी। और जब वो गाड़ियां चलेंगी तो उसका कार्बन एमिशन भी होगा और हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। तो अगर हम युवा सांसद या युवा नेतृत्व की बात करते हैं तो आपका सपना, आपका संकल्प और जो दायित्व है वो आगे बढ़ने के लिए तो है, पर जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको भी फोकस करना है। यदि उसको फोकस नहीं किया तो जो ग्रोथ रेट है हमारा वो सही मायने में डेवलपमेंट के लिए एक बेंचमार्क क्वेश्चन भी क्रिएट करेगा। तो आज एनएसएस का ये कार्यक्रम है और मैं डॉक्टर मुन्ना तिवारी और श्वेता पांडे जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि युवा सांसद ये एक प्रकार का मॉक ड्रिल है। आज नेताजी बैठे हैं, जैकेट पहने हैं ऑरेंज कलर की और कैप भी लगाए हैं। तो निश्चित ही आप लोगों में से ही कुछ युवा, नेतृत्व की बात आती है तो नेतृत्व में ये नहीं है कि आप देश में किसी पॉलिटिकल रूप से या गवर्नमेंट में नेतृत्व करें। एक नेतृत्व एक फैमिली में भी किया जा सकता है। जब आप माँ बनते हैं, एक बाप बनते हैं, वो भी एक नेतृत्व है। एक ब्रदर है, अगर बड़े भाई हैं तो छोटे लोगों को गाइड करना, ये भी एक नेतृत्व है। आप विभाग की यदि एचओडी या डीन है तो अपने पूरे डिपार्टमेंट को लेकर चलना, ये भी एक नेतृत्व है। आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, यदि मॉनिटर बनते हैं, वो भी एक नेतृत्व है। आप कहीं लाइन में खड़े होते हैं तो लाइन मिसमैच ना हो, इसको ठीक करना, वो भी एक नेतृत्व है। आप इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स को तरीके से बिठाना, डिसिप्लिन में रखना, ये भी एक नेतृत्व है। अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को मजबूत करना, बॉडी को सही रखना, ये भी एक नेतृत्व है। नेतृत्व तो कई प्रकार से हो सकता है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना,
ये भी आपका एक नेतृत्व है। हमें अच्छी संगति में लोगों के साथ रहना, ये भी एक नेतृत्व है। नेगेटिव थॉट्स को बाहर करना, पॉजिटिव को इनवाइट करना, ये भी एक नेतृत्व है। आपको अपने माइंड की ट्यूनिंग और बैलेंसिंग करना है, तो ये तो उसका एक पार्ट है कि युवा संसद में आप प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और आप लोग विजयी होके आए। जैसा तिवारी जी ने मुझे बताया कि आप लोग यहाँ से विकसित भारत के यूथ के रूप में आप रीजनल लेवल से स्टेट लेवल पर जाएंगे और वहाँ जो सिलेक्ट होंगे उनको आगे भी पहुँचाया जाएगा। तो आप वहाँ पर सफल हों and wishing you the very bright and successful future with good health and the positive spirit. Thank you very much. सबका मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर से अनुरोध करूंगी, हमारे मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो आगे आ जाएं, क्योंकि हमारे बीच जो मोहित शर्मा जी हैं, यूथ आइकॉन, भारत सरकार द्वारा नियुक्त, वो युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त हमारे बीच उपस्थित। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। In the June of 1975, the night grew longer than the day, not because the sun refused to rise, but because freedom was asked to sleep. Good morning, everyone. I am Galita Khatri, student of Bipin Bihari Degree College, and today I am going to speak about 50 years of emergency. Today our duty is clear. Remember the past, question the present, and protect the future. क्योंकि जब जनता जागती है तभी लोकतंत्र सांस लेता है। थैंक यू। पन्ने सारे भर रहे थे चित्रगुप्त के वहां, खाली बड़ा स्वर्ग था, नरक था पूरा भर रहा। लटकता देख बाप को नीचे था बेटा रो रहा, जो पेट भरता विश्व का वो भूखे पेट सो रहा। क्यों हो रहा था ये सब? इन सब का एक उत्तर था, सत्ता का अधिकार तब दान हो से बदतर था, दान हो से बदतर। सदन को मेरा नमस्कार। मैं पीयूष कुमार आप सभी के समक्ष आज दो मुख्य बिंदुओं पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। आपातकाल की अर्ध शताब्दी एवं भारतीय प्रजातंत्र हेतु इससे संबंधित अमूल्य पाठ। देवियों सज्जनों, जब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 103 प्रशासनिक विभाग, 800 जिले, 4000 शहर, 8000 कस्बे, 65 लाख गांव और 140 करोड़ की आबादी को जोड़ दिया जाए तब बनता है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत देश। और इसी प्रजातंत्र का गला घोटा गया 21 माह के उस काले अध्याय में, जब 25 जून 1975 की रात्रि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर ने भारतीय प्रजातंत्र के गले को घोट दिया, आपातकाल लागू कर दिया। ये बात है प्रजातंत्र की। कहने को तो आपातकाल हमारे देश में ये तीसरी बार थी, परंतु पहली बार युद्ध नहीं अपितु तथाकथित आंतरिक अशांति के नाम पर देश के लोकतंत्र पर ताला डसा गया। जरा कल्पना कीजिए उस भारत की जो अभी अभी गुलामी की जंजीरों से उभरा हुआ था, जहां विद्यालयों में छात्रों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जा रहा था, वही भारत रातों रात एक विशाल जेल में बदल जाता है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई विभूतियों को काल कोठरियों में ठूस दिया जाता है। 36,000 से भी अधिक भारतवासियों को मीसा की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। संजय गांधी के नसबंदी अभियान के माध्यम से हजारों मासूम भारतवासियों के वंश रूपी सूत्र को तोड़ दिया जाता है। मौलिक अधिकारों को पंखुड़ियों की भांति कुचल दिया जाता है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया पर प्री सेंसरशिप लगा दी जाती है, ताकि अखबारों की स्याही इंदिरा गांधी की उंगलियों के इशारों पर चलाई जा सके। कलम उठे तो देशद्रोह और मुंह खोले तो गद्दारी। जमहूरियत में क्या मजबूरी रही होगी हमारी? And now here comes the question, why did all this happen? The answer is simple yet deeply disturbing. It happens when the government interprets democracy itself. When Abraham Lincoln's definition of democracy, government of the people, by the people, for the people, is silently transformed into government of the individual, by the individual, for the individual.
अब बात आती है कि आपातकाल की 50 वर्षों से सबक लेते हुए हमें कैसे विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर करना है, कैसे अमृतकाल के भारत की ओर अग्रसर करना है। तो सबक होगा तब जब हम ये जानेंगे और पहचानेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं, अपितु मजबूत संस्थान एवं जागरूक नागरिक का निर्माण करना भी है। सबक होगा तब जब इस देश की जनता सवाल पूछेगी उन राजनेताओं से जो राजनीति को अपना धर्म मानते मानते धर्म को ही राजनीति बना बैठते हैं। सबक होगा तब जब हम प्रश्न पूछेंगे उन राजनेताओं से जो जनता के सेवक बनते बनते जनता को ही अपना सेवक बना बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर सबक होगा तब जब वसुधैव कुटुंबकम और वंदे मातरम की विचारधारा को केवल पन्नों पर नहीं अपितु हृदय में विराजमान किया जाएगा। सबक होगा तब जब इस देश का युवा पॉलिटिकल नेपोटिज्म के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए राजनीति में सहभागिता लेगा। देवियों और सज्जनों, सबक होगा तब जब भारत देश का हर एक मतदाता जाति धर्म और पंथ से परे होकर भारत देश के लोकतंत्र के लिए मतदान करेगा। अंत में अपने भाषण को निष्कर्ष की ओर अग्रसर करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दी गई एक चेतावनी को दोहराना चाहूंगा कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अंततः वह बुरा ही साबित होगा। अतः सजग नागरिक ही लोकतंत्र का कवच है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह हम देश सभी भारतवासियों की सजगता का ही प्रमाण है कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान जब विश्व की बड़ी बड़ी सुपर पावरों की प्रणालियां ध्वस्त हो गई, तब हमारे भारतवर्ष ने 100 से भी अधिक देशों को वैक्सीन की सहायता की ऐतिहासिक G20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम विश्व के पहले देश बने। अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। जब देश अन्याय पर खड़ा हो तब विद्रोह पाप नहीं धर्म होता है। सदर को मेरा सादर प्रणाम। मैं विकास उपाध्याय इसी अन्याय के ऊपर बात करने आया हूं जो 25 जून 1975 की रात को कानूनी मोहर लगा के लागू किया गया। महोदय, इतिहास में कुछ ऐसी रातें भी होती हैं जो ना कि सिर्फ कैलेंडर पे दर्ज हो अपितु राष्ट्र की आत्मा पर दर्ज होती हैं। एक ठीक ऐसी ही एक रात थी 25 जून 1975 की रात, जब समूचा भारत सोया हुआ था, किंतु दिल्ली की सत्ता गलियारों में लोकतंत्र की अर्थी सजाई जा रही थी, जिसे हमने आपातकाल कहा। महोदय, विडंबना की बात तो यह थी कि जिस व्यक्ति ने संविधान की सुरक्षा की शपथ ली थी, उसी के हाथों संविधान का गला घोटा गया। महोदय, आखिर क्यों लगाया गया आपातकाल? महोदय, सत्ता की भूख तो ऐसी थी कि रातों रात भारत माता को अनुच्छेदों की जंजीरों में जकड़ लिया गया। लेकिन किस लिए? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन सिंह सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनावी कदाचार के कारण 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से निरस्त कर दिया गया। तो महोदय, उस 25 जून की काली रात, काली अंधेरी रात को अनुच्छेद 352 के एक धुंधले शब्द आंतरिक अशांति को का दुरुपयोग कर पूरे समूचे विश्व के लोकतांत्रिक देश भारत पर तानाशाही थोपी गई। महोदय, जिस व्यक्ति ने तानाशाही का विरोध किया उसकी आवाजें दबा दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को अकारण जेल में डाल दिया गया और उसमें संजय गांधी का चलाया हुआ नसबंदी आंदोलन, जिसमें समूचे भारत के वंशावली नष्ट कर दी गई। महोदय, इसी आपातकाल के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 42वां संशोधन करके एक नया संविधान रच दिया, जिसे आज हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं, जो कि संविधान के मूलभूत तत्व का हनन था। महोदय, जब लोकतंत्र का युद्ध चल रहा था तब लोकतंत्र के 3 स्तंभ तो डगमगा के गिर गए, परंतु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कि मीडिया थी, अड़े खड़ी रही। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने अपने संपादकीय खाली छोड़े, क्योंकि वो खाली अखबार के सन्नाटे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भारत की आत्मा का हनन हुआ है, भारत के लोकतंत्र का दमन हुआ है। महोदय, किंतु जब आज 2025 में उस आपातकाल को पूरे 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए। आज जब हम विकसित भारत का नेतृत्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के अनुसार, तो हमें यह जानना होगा कि आपातकाल ने हमें क्या सबक दिया और उससे हमने क्या सीखा। सर्वप्रथम तो हमने यह सीखा कि
भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है और इस भारत में किसी की भी दम नहीं है कि ये यहाँ पर लोकतंत्र खत्म कर सके, चाहे कोई सी भी सरकार आपातकाल लगा जाए। महोदय, इससे हमने जाना कि सत्ता की ताकत ऊपर नहीं होती है, जनता की ताकत ऊपर होती है। जब आपातकाल लगा तब हमसे हमारे अधिकार छीन लिए गए, इससे हमें हमारे अधिकारों का पता चला। जो 42वें संशोधन से हमारे अधिकार छीन लिए गए थे, उस त्रुटि को सुधारने के लिए 44वां संशोधन आया, जिनने हमें हमारे अधिकार वापस दिए और उस धुंधले शब्द को स्पष्ट किया। महोदय, लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट देना नहीं। यहाँ बैठे मेरे सभी युवा साथियों को मैं बता दूं कि लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न पूछना, अपने हक की लड़ाई लड़ना। 1975 की आपातकाल की जो स्थिति थी, उससे हमने सीख ली, उससे हमने सुधारा और उसे हमने अपनी वर्तमान जीवन में व्यक्त किया। जो देश एक टाइम पे लोकतंत्र के जंजीर, जिस देश में एक टाइम पे लोकतंत्र जंजीरों से झगड़ा था, आज वही देश दुनिया में लोकतंत्र का नेतृत्व करता है और भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना हुआ है। महोदय, ये कहने में मैं बहुत ही ऐनात महसूस करता हूँ कि भारत को आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी। महोदय, इसके बाद जो विकसित भारत का हमने सपना देखा वो हमने पूरा किया। राजनाथ सिंह जी की बातों में कहें तो भारत अब वो भारत जी रहा है जिसे कोई भी आग दिखा दे और वो सहता जाए। भारत रक्षा के क्षेत्र से लेके आंतरिक क्षेत्र तक आत्मनिर्भर है और ये सब हुआ क्योंकि हमने अपनी भूल को सुधारा, हमने अपनी भूल से सीखा। महोदय, 1975 में जो हमारे लोगों ने चुप रहकर मौन रहकर जो भूल की थी, आज हमारा युवा साथी उस भूल को सुधार रहे हैं। आज का युवा सवाल पूछता है, अपने हक के लिए लड़ता है, अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है और विकसित भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपातकाल भले ही संविधान के इतिहास में एक काला अध्याय हो, परंतु वो ये एक चेतावनी है परंतु वो एक ये चेतावनी है कि कोई भी सत्ता संविधान से ऊपर नहीं होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बाधाएं आती हैं, आए ग्रेप लगी घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सर पर वैसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब जब दहला देश हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब बेमस्तक खून बहा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब बेमकसद खून बहा। चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी चक्रवर्ती विपिन बिहारी महाविद्यालय की छात्रा आज आप सभी के समक्ष इमरजेंसी के 50 वर्ष व लोकतंत्र के लिए एक सबक इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, समय था सन 1975 का, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपाहिज बना करके खुदगर्जी की काल कोठरी में सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया गया। महोदय, अगर बात करें आजादी के समय की, सन 1947 में इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जब समस्त विश्व आधी रात को सो रहा होगा तब भारत अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। परंतु आजादी के इन्हीं 28 वर्षों के पश्चात इस देश में इंदिरा जी की सरकार ने जब आपातकाल की घोषणा की तो मानो लोकतंत्र की तो हत्या ही हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जब इस बात के लिए जनाक्रोश पड़ा, महोदय, जहां एक ओर हम अपने इस देश के युवाओं को सिखाते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, वहीं आपातकाल की घोषणा के बाद इंदिरा जी ने यह तय कर दिया कि हमारी जननी, हमारे भारत, जिन्होंने तय किया, जिन्होंने इतना दुस्साहस किया कि हमारी जननी, हमारे भारत को इंडिया से बदलकर इंदिरा बनाने की कोशिश की। चारों तरफ यही माहौल बनाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक ही बात उठा दी जाए कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। महोदय, जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में जन आक्रोश पड़ा, जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस बात के लिए गुस्सा फूटा, तब कुछ पंक्तियां कुछ निकल के आती हैं कि अब तो मिट्टी भी सोने का ताज पहन इठलाती है, अब तो मिट्टी भी सोने का ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, अब तो जनता आती है, अब तो जनता आती है। महोदय, आपातकाल
आपातकाल के समय में हमारे लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया व प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। तब तो यूं कहा जाने लगा कि अब तो गालिब जोक मीर सरकारी, कि अब तो गालिब जोक मीर सरकारी, शायरी की हो गई मीर सरकारी। यानी कि अब जनता के बीच में क्या खबरें पहुंचेंगी और अखबारों में क्या खबरें छपेंगी, यह भी सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। महोदय, इतना ही नहीं, आपातकाल के समय में चलाए गए नसबंदी का कार्यक्रम भी इमरजेंसी के समय का सबसे बड़ा काला अध्याय बनकर उभरा। और यूं तो कहा जाता है कि कातिल ने कितनी सफाई से हाथ धोया, उसे खबर ही नहीं कि लहू भी बोलता है। तत्पश्चात आपातकाल की घटनाओं के बाद इंदिरा जी की सरकार का क्या हश्र हुआ, इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं। महोदय, अब बात करते हैं इमरजेंसी के लेसन्स की, इमरजेंसी के सबक की। तो हम युवाओं ने इतना सीखा कि भारत का लोकतंत्र अंगद के पैर के समान उतना ही मजबूत है, जिसको हिलाने का दुस्साहस तो कोई भी कर सकता है, परंतु उसको कभी हिला करके नहीं रख सकता। हम युवाओं ने इतना भी सीखा कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, काले दिनों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। महोदय, हम युवाओं ने इतना भी सीखा कि कैसे हम इस लोकतंत्र की पगडंडी पर चल करके अपने भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। अपने भारत को, अब हमारे भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसको हम इस लोकतंत्र की पगडंडी पर चल करके पूर्ण कर सकते हैं। अंत में अटल जी की कविताओं के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कलकहार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सशक्त आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कि जीवन के सशक्त आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आपातकाल बीता कल नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा था। आपातकाल बीता कल नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा था। संविधान था हाथों में, संविधान था हाथों में, अधिकारों पर पहरा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मंडल और मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनिया गोस्वामी, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज के पीएचडी 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हम झांसी की उस वीर भूमि पर खड़े हैं जिसने अन्याय के सामने झुकना नहीं सीखा। शायद इसीलिए आपातकाल पर चर्चा के लिए गांधी ऑडिटोरियम को चुना गया। आज से 50 वर्ष पहले जब हमारे देश में आपातकाल लगाया गया, तब संविधान मौन हो गया, अधिकारों पर ताले लग गए। और अधिकारों पर तो ताले ही लगा दिए, लेकिन दोस्तों, इतिहास केवल गिरने की कहानी नहीं होता। इतिहास तो वह दर्पण है महोदय, जिसमें देखकर राष्ट्र अपने भविष्य को सुधारता है। माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि वैदिक काल से ही सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक लोकतंत्र की भूमिका बहुत मजबूत रही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद महोदय इसे कुचला गया और आज की पीढ़ी को इसे जानने की आवश्यकता है। वो दौर था 1975 आपातकाल का। हमें आपातकाल को समझना है तो भावनाओं के साथ तथ्यों को भी जानना होगा। 1971 में जब आम चुनाव हुए, उसके बाद 1973 का ऑयल प्राइस, जिससे भारत में महंगाई 20% तक बढ़ गई, और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसने भारत में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। और इसी पृष्ठभूमि में महोदय, हमारे देश में 25 जून 1975 की उस आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई। तो सरकार का तर्क तो सुनिए, अराजकता को रोकने के लिए ऐसे कठिन अनुशासन की आवश्यकता होती है। लेकिन महोदय, ये इमरजेंसी काम दुरुपयोग से शुरू हुआ आपातकाल है। महोदय, 1975 से 1977 के बीच अनुच्छेद 14, 19 और 21 निलंबित किए गए। एडीएम जबलपुर केस में न्यायपालिका का झुकना
लेकिन इसी आपातकाल से एक मजबूत सुबह निकली, वो थी हमारे लोकतंत्र की। इमरजेंसी के सिर्फ नकारात्मक प्रभाव नहीं हुए, इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता की कीमत क्या है। इमरजेंसी ने हमें 44वां संविधान संशोधन दिया, जिसमें आपातकाल की सीमाओं को सीमित किया गया और हमारे मौलिक अधिकारों को और भी सुरक्षित और मजबूत बनाया गया। और ये हुआ लोकनायक जयप्रकाश जी और उनके साथियों के कारण, जिन्होंने जेल के पीछे रहकर भी अपनी लोकतंत्र की आवाज को कम नहीं होने दिया और लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा। और यही कारण है महोदय कि आज का लोकतंत्र पहले से अधिक परिपक्व, मजबूत और आत्मविश्वासी है। इतिहास की गलतियों को कोसना आसान होता है मित्रों, लेकिन उससे सीख लेकर आगे बढ़ना यही समझदारी होती है। अब आता है सबसे अहम पक्ष कि 2047 विकसित भारत और 1975 के आपातकाल का कनेक्शन क्या है। तो साथियों, कनेक्शन सीधा सा है कि विकसित भारत केवल जीडीपी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या फिर केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनता। विकसित भारत का मतलब होता है एक ऐसा भारत, एक ऐसा देश जहां प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक सब संविधान के दायरे में हो। अंत में बस अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। आपातकाल को दबे खड़े हैं, आपातकाल को कुचल खड़े हैं, सीना अपना तान यहाँ। लोकतंत्र है ढाल हमारी, लोकतंत्र है ढाल हमारी, मतदान है शक्ति हमारी, मतदान है शक्ति हमारी। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। धन्यवाद। जो बीत गया उसे भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति और की आजादी की लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हमने, चलो राष्ट्रहित में चलकर एक बात करते हैं, चलो राष्ट्रहित में चलकर एक बात करते हैं। नमस्कार महोदय, मैं राहुल जोशी, बुंदेलखंड महाविद्यालय का छात्र और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस महान प्रांगण को नमन करता हूँ। महोदय, आज का विषय है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक। महोदय, रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मैं कहना चाहूंगा, महोदय, उस दिन इस लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी जब 25 जून 1975 को एक आताताई और निशंसकारी फैसला लिया गया। बिना किसी सूचना और बिना किसी अधिसूचना के इस देश को आपातकाल की भयावह अग्नि में झोंक दिया गया। महोदय, उस समय की विरोधी सरकारें कुछ इस प्रकार से गिराई जा रही थी कि मानो चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा हो, हवाओं पर भी रौब डाला जा रहा हो। और ये भारतीय लोकतंत्र ही तो नींव था विश्व के लोकतंत्र की, और इसे ही आज मिटाया जा रहा था। महोदय, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बोलने वाले लोगों को जेलों में भरा जा रहा था। महोदय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करने वाले हमारे संविधान को उस दिन 25 जून 1975 को कुचल दिया गया। महोदय, सन 71 के चुनावों में जो सरकार गरीबी हटाओ का नारा लेकर आई थी, उस सरकार ने सन 75 में गरीबों को हटाने का काम कर दिया। महोदय, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फल कर्म हेतु ते संगोष्ठ कर्मणि, अर्थात सबके कर्मों का फैसला होता है। आप जैसे कर्म करेंगे उसका फैसला अवश्य ही होगा। महोदय, फैसला हुआ सन 77 के चुनावों में। इस देश की जनता ने अपने अमूल्य वोट के अधिकार से सरकार पलटी। उदय हुआ एक नए लोकतंत्र का, उदय हुआ एक नए सूरज का, एक ऐसी राजनीति का जैसी राजनीति भारत ने कभी नहीं देखी थी। पहली बार इस देश में किसानों के बीच से उठा हुआ एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। महोदय, पहली बार इस देश में बहुदलीय सरकारों की पद्धति आई। महोदय, हम आज 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सन 75 में हम क्या थे? सन 75 में हम कृषि प्रधान देश थे, आज उद्योग प्रधान देश है। महोदय, इन 50 वर्षों की यात्रा में आपातकाल पर चर्चा करते हुए जब 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में हमें पुनः जरूरत पड़ी आपातकाल की तो उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। महोदय, हम एक भारत विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के तत्पर हैं। हमारे देश में बेटियां
बढ़ाई भी जा रही है। महोदय, हम वो देश हैं जो अपनी सांस्कृतिक ज्ञान की परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, हमने इन 50 वर्षों की यात्रा में शाहबानो मामले से लेकर हमने राम मंदिर तक का ऐतिहासिक फैसला भी देखा है। महोदय, हमने देखा है ओबीसी वर्ग के लिए मंडल कमंडल की राजनीति होते हुए, और हमने देखा है मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा की विचारधारा पर चलने वाले प्रधानमंत्री जी के उस फैसले को जिसने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर एक भारत का सपना पूर्ण किया। महोदय, हम उस भारत के नागरिक हैं जो ये कहते हैं कि हाँ हम पंथ निरपेक्ष हैं, हाँ हम धर्मनिरपेक्ष हैं। समाजवाद का पाठ पढ़ाने वाले इस विश्व को हम ही एकमात्र ऐसे देश हैं। महोदय, समाजवाद की विचारधारा देश के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए, उनके जन कल्याण के लिए उठाई जाने वाली विचारधारा है। महोदय, आज हमें जरूरत है प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, इस देश को एक राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बनाने की। महोदय, हमारे देश का युवा ये जानता है कि इस देश में 65% युवा है। महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता हूँ। हम तो 65 करोड़ हैं, हमारे लिए कौन सा कार्य कठिन है? कौन सा कार्य कठिन जग माहिम जो नहीं होता तुम काही। हम तो 65 करोड़ हैं, यानी कि 65 करोड़ दिमाग है। बस हमें जरूरत है सही दिशा निर्देश की और उचित मार्गदर्शन की। महोदय, हमने अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलकर इस भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की है। महोदय, हम वो भारत हैं जो आज भी गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, लोकतंत्र की जननी ये भारत है। लोकतंत्र को जन्म देने वाला ये भारत है, जिसपे सबसे प्राचीन लोकतंत्र विश्व की साम्राज्य पाया गया। महोदय, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस जननी को स्वर्ग बनाने के लिए विश्वविद्यालयों का होना आवश्यक है। अंतम की वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ऐसे पावन है लोग यहाँ जिनको मैं शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। था डरों का पहरा, थी रात गहरी, था डरों का पहरा, सन्नाटा था हर मन में ठहरा। कलमों से छीनी थी आजादी, सच बोलना बन गया था बर्बादी। पर जब जनता ने सीना ताना और अपने मन में था ठाना, तब टूटी बेड़ियां खुली जुबान। अब फिर से जाग उठा हमारा लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, और फिर से जाग उठा हमारा लोकतांत्रिक हिंदुस्तान। आदरणीय अतिथिगण, निर्णायक मंडल, अध्यापक अध्यापिकाओं एवं समस्त श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं गार्गी जीत, बीएमएल कॉलेज झांसी से आज आप सभी के समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मान्यवर, 25 जून 1975 रात के 12 बजे का समय, जब पूरा देश सो रहा था, तब रेडियो से एक आवाज आती है कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया जाता है। लोकतंत्र को बंद कर दिया गया, अधिकार छीन लिए गए, आवाजें दबा दी गई और डर ने आजादी की जगह ले ली। जी हाँ मान्यवर, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, लगभग 21 महीनों तक माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हमारे देश में आपातकाल लागू रहा। इस समय हमारे मौलिक अधिकार छीने ले गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, अखबारों पर सेंसरशिप लगाई गई। हमारे देश में न्यायालय तो थे, लेकिन न्याय मौन था। अखबारों में खबरें तो छपती थी, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ सरकार के हित में छपती थी। इतना ही नहीं, तानाशाही इतनी अधिक बढ़ गई कि मेरे, आपके, हम सबके प्रिय गायक जिन्होंने सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया, उनको ऑल इंडिया रेडियो से ही बैन कर दिया। ये कैसा शासन था, ये कैसा आपातकाल था। यही नहीं, कहा जाता है ना कि इतिहास को दबाया जा सकता है परंतु मिटाया नहीं जा सकता। सन 1977 में जनता ने वह करिश्मा कर दिखाया जब गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। सत्ता बदली, सोच बदली और लोकतंत्र ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ताकत जनता के वोट में होती है, किसी सत्ता की कुर्सी में नहीं होती है। यही आपातकाल जो हमारे लिए न केवल एक काला अध्याय था, बल्कि हमारे लिए एक चिंता
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इस नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, बीते कल का क्या करना मैं आज बचाने आई हूँ। हमें उस बीते कल से क्या करना मैं आज बचाने आई हूँ। अब कोई अवतार जन्म ना लेगा और ना वो बदलाव ला पाएगा। आप और हम जो भगत सिंह के वंशज हैं, तो दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय जय संविधान, जय जय संविधान। धन्यवाद। वीर पर्वत पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार के मंच से मैं देवांश तिवारी आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर, भारत एक ऐसी भूमि जिसके जड़ों में प्रजातंत्र बसा हुआ है। हम नजरें उठाकर देखते हैं तो पाते हैं जैसा स्थिर लोकतंत्र हमें भारत में देखने को मिलता है, वैसा स्थिर लोकतंत्र हमें भूमध्य सागर के अंतिम छोर तक देखने को नहीं मिलता। परंतु महोदय मुझे कहते हुए पीड़ा होती है कि इसी भारत में इसी की जड़ से उखाड़ कर फेंका गया था। 25 जून 1975 भारतीय इतिहास की वह काली तारीख जब लोकतंत्र की निर्मम हत्या कर दी गई। देश में रातों रात आपातकाल घोषित कर दिया गया और रातों रात जनता के मौलिक अधिकारों को छिन्न भिन्न कर दिया गया। मान्यवर एक बड़ा ही प्रसिद्ध शेर है कि लहू लुहान है शहर का मंजर मगर कातिल का नामो निशान नहीं। परंतु यहाँ लहू था लोकतंत्र का और कातिल थी लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। महोदय आपातकाल एक ऐसी घटना है जिसने हमें दिखाया कि यदि सत्ताधीश अपनी सत्ता के लालच में आकर निरंकुश हो जाए तो राष्ट्र का पतन होने लगता है, संविधान की निर्मल मर्यादाएं सिमटने लगती हैं, लोकतंत्र अपाहिज हो जाता है। मान्यवर, आपातकाल के उन दिनों संपूर्ण हिंदुस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या जरूरत थी रातों रात आपातकाल की। परंतु उन्हें उत्तर मिला नसबंदी अभियान से, उन्हें उत्तर मिला सेना के बल से, उन्हें उत्तर मिला उनके अधिकारों के हनन से। महोदय, स्वतंत्रता ये शब्द, स्वतंत्रता ही मूल आधार होती है लोकतंत्र की। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, परंतु पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यही स्वतंत्रता छीनकर अपनी डोलती हुई कुर्सी को बचाने का रास्ता चुना। या कहूं लोकतंत्र के दो पैर तोड़कर अपनी कुर्सी में जोड़ने का प्रयोग किया हो। परंतु महोदय, आज आपातकाल के 50 साल बाद हम विकसित भारत की संकल्पना लिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने इसलिए नहीं आए हैं कि किसी पर आरोप लगा सके, अपितु इसलिए आए हैं कि स्वयं का मंथन कर सके, इतिहास का मंथन कर सके, इतिहास में हुई भूलों का मंथन कर सके। मान्यवर, आपातकाल एक ऐसी घटना है जिसने लोकतंत्र को ऐसे सीख दी है जैसे इतिहास भविष्य को चेतावनी देता हुआ संवाद कर रहा है और कह रहा है कि सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है। महोदय, आपातकाल ने हमें सिखाया कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा मेरे कांधों पर है, आपके कांधों पर है, इस देश के 150 करोड़ जन के कांधों पर है। मान्यवर, दूसरी सबसे बड़ी सीख हमें आपातकाल की घटना देकर गई है कि स्वतंत्र संस्थानों का महत्व। यदि इस देश के स्वतंत्र संस्थान जैसे प्रेस, न्यायपालिका, उनकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा तो इस देश के लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। क्योंकि यह स्वतंत्र संस्थान लोकतंत्र के प्रहारी होते हैं। महोदय, संवैधानिक सुरक्षा। मान्यवर, आपातकाल हमें बता के गया है कि संविधान की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आपातकाल की घटना से हमने संविधान के प्रावधानों के दुरुपयोगों को उजागर किया और उसके बाद हुए 44वें संशोधन यह समझने के लिए काफी है कि हमने अपने लोकतंत्र को और संविधान को और मजबूत बनाया। महोदय, चौथी सबसे बड़ी अहम सीख हमें आपातकाल की घटना दे के जाती है कि जनता और सरकार के बीच के संबंध। मान्यवर, पारदर्शिता बुनियादी शाखा होती है लोकतंत्र की, और यदि जनता और सरकार के बीच पारदर्शी संबंध ना हो तो संपूर्ण राष्ट्र बिखर जाता है, लोकतंत्र बिखर जाता है। और उस समय, आपातकाल के उस समय इंदिरा गांधी के एक दमनकारी फैसले के कारण जनता और सरकार के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। मान्यवर, अंत में जनमत की शक्ति, इस राष्ट्र की जनता के मत में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि अच्छों की सत्ता हिला दे।
और यही हुआ 1977 के चुनाव में। 1977 के चुनाव में जनता ने अपने मत की शक्ति दिखाई, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और लोकतंत्र ने फिर से सांस ली और सभी के हृदय में वही पंक्तियां गूंजी जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने आपातकाल के उस दौर में कही थी। और उन्हीं की उस पंक्तियों से आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहूंगा कि सदियों से ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी, सदियों से ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी, माटी सोने का ताज पहन मिटलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जय लोकतंत्र, जय भारत। Those who cannot remember the past are condemned to repeat it, said George Santayana. My warm greetings to Honorable Chairperson, respected members of the jury, distinguished faculty members, and all my fellow young companions. Today, as we reflect on the 50 years of emergency, we are not reopening old chapters for the sake of memory alone. We are revisiting the moment that tested the depth, the discipline, and the durability of Indian democracy. The emergency of 1975. The era of 1970s was marked by public unrest and economic strain. The intensified opposition from the public opposition intensified even more after the verdict of the Allahabad High Court, which came in June 1975. And then came the night, the dark night of 25th June 1975. The night when the then Prime Minister proclaimed national emergency under Article 352, citing internal disturbance. Yet, Indian democracy did not collapse. Now let us talk about the impact and the political awakening that happened during and after the emergency of 1975. The emergency inflicted deep scars on public trust and civil liberties. The judiciary faltered at a crucial moment, reminding us that institutions cannot remain neutral, especially when liberty is at stake. Yet, Indian democracy did not collapse. It was in 1977 when the people responded. Not with anger, but with constitutional clarity. Through the ballot, through the votes. It was a unified assertion that sovereignty ultimately lies with the people. It was Dr. B.R. Ambedkar who warned us years and years ago. However good a constitution may be, it is sure to turn out to be bad if the people who are called upon to work through it be a bad lot. The emergency of 1975 has left us with some of the very prominent lessons that remain relevant today. Let's begin with the first lesson. Fundamental rights are not concessions of the state. They are inherent to citizenship. Their suspension reminded us that how weak and fragile power can be if it goes unchecked. What followed through the 21 months of emergency was totally unexpected and extraordinary. The freedom of press was curtailed. Fundamental rights suspended. Elections were postponed. Political leaders and citizens were detained without trial. Such was the scenario during the emergency of 1975. Second prominent lesson. Dissent is not disruption, rather it is political participation. Third prominent lesson was that institutions must be stronger than individuals. We need to have institutions very strong and even stronger than the individuals. Fifth lesson was that constitutional morals are as important as constitutional text. No provision can defend democracy if the people, if the authority who are called upon to take its responsibility lack ethics, moral values, and respect for limits. Today, as we look forward, our responsibility is very clear. Democracy goes hand in hand with humility and restraint. Democracy cannot work under political pressure. I would like to conclude my words by the words of Thomas Jefferson. The price of liberty is eternal vigilance. May we remain vigilant forever so that,
especially in the times of comfort and not only in the times of crisis, so that the freedoms that we have inherited are never again surrendered. At last, all I would like to say is that democracy does not come only with obedience but with participation, not in silence but in debates. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर खड़ी हूँ जो केवल एक इतिहास ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य का आईना है। मान्यवर, कल्पना कीजिए कि आप सुबह सोकर उठे और आपको बोलने तक की आजादी ना हो, आपके पसंदीदा अखबार खाली हो और आपके पसंदीदा अखबार खाली हो और आपके सभी नेता जेल में हो। सोचने में भी डर लगता है, किंतु इस सच्चाई को हमारे देश ने जिया है। मान्यवर, 25 जून 1975 की वो काली रात जब आपातकाल की घोषणा हुई, तब केवल हमारे नेताओं को जेल में नहीं डाला गया बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा को कैद कर लिया गया। और आज जब हम 50 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो केवल ये इतिहास के पन्ने नहीं बल्कि हमारे लिए कई बड़े सबक बनकर सामने आता है, जिसके लिए बात आती है सर्वप्रथम आजादी की कीमत। हम अक्सर आजादी को फ्री समझते हैं, किंतु आपातकाल ने हमें सिखाया कि आजादी हर दिन बचानी पड़ती है। अब बात करूं सरकार से सवाल की, तो लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि सरकार से सवाल करना है, और जिस दिन ये सवाल खत्म हो जाएंगे उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अर्थात सतर्कता ही लोकतंत्र की असली कीमत है। अब बात आती है संस्थानों की शक्ति की। यदि कोर्ट और मीडिया चुप गए तो हमारा देश बिखर जाएगा, क्योंकि इनकी निष्पक्षता ही हमारे देश की ताकत है। अब बात आती है जनता की ताकत की, तो सन 1977 में हमारे देश के लोगों ने दुनिया को ये दिखाया कि भले ही वह गरीब हो सकती है, किंतु वह अपनी गरिमा का सौदा कभी नहीं कर सकती। अब बात करूं सतर्कता की, तो मान्यवर, इतिहास स्वयं को दोहराता है और इतिहास से हम सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान्यवर, अतीत के पुराने सिक्के हम वर्तमान में नहीं चला सकते, किंतु अतीत की जड़ें मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपातकाल के 50 वर्ष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये सिखाने के लिए हैं कि हमारा संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करना किसी नेता या एक आदमी का काम नहीं बल्कि मेरा, आपका और हम सभी की जिम्मेदारी है। अंत में मैं चंद पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हो गई पीत पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, एक कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। अंधेर नगर में चौपट रानी नहीं प्रजा का कुछ अधिकार, अंधेर नगर में चौपट रानी नहीं प्रजा का कुछ अधिकार। अरे ऐसी कैसी माता जो संतानों पर ही करे प्रहार। नहीं मूल अधिकारों का बस मौन रहो और भाव सहो। तुम चुप्पी साध कर बैठे रहो, अपने मुख से तुम कुछ ना कहो, वंदे शारदे। इस सभागार में उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं भूमि खरे विपिन बिहारी महाविद्यालय की BSc तृतीय वर्ष की छात्रा आज आप सभी के समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, आपातकाल प्रशासन नहीं, अधिनायकवाद। 25 जून 1975 का वह समय जब भारत सोया, परंतु 26 जून 1975 को जागा एक डरा हुआ लोकतंत्र। महोदय, इसे प्रशासनिक निर्णय कहकर हम सच की अवहेलना कर रहे हैं। महोदय, यह प्रशासन का एक ऐसा कटु निर्णय था जिसकी देय हमें 21 महीनों तक चुकानी पड़ी। महोदय, जिसके रहते मीडिया को मौन कर दिया गया। मीडिया को बोलने का कोई अधिकार नहीं। मीडिया को बोलने का अधिकार तो था, लेकिन सरकार जो कहे वह बोलने का अधिकार था। मीडिया बोलने के लिए मीडिया अपने मन से बोल नहीं सकती थी। महोदय, एक ऐसा समय जब व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से निरस्त कर दिया गया। व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का निर्वाचन नहीं कर सकता था। लाठी के बल पर राज किया। ऐसा भी कैसा राज किया, लाठी के बल पर राज किया,
जब तक जिया तब तक जिया, ऐसा मरकर भी क्या जिया। महोदय, ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति के लिए जीवन जीना ही असंभव हो गया। सरकार के राज्य में 21 महीनों का आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए गए। जनता अपने मन से बोल नहीं सकती थी, जनता अपने लिए न्याय नहीं मांग सकती थी। महोदय, जनता ने अपने लिए न्याय मांगने का जब प्रयत्न किया तो संविधान चुप हो गया। वह लोकतंत्र का सबसे कटु क्षण था जब जनता बोलने के लिए स्वतंत्र ही नहीं थी। महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, बंधा बेड़ियों से भारत, बंधा बेड़ियों से भारत, बंधा बेड़ियों से भारत मौलिक अधिकार भी छीन लिए, बंधा बेड़ियों से भारत मौलिक अधिकार भी छीन लिए। वो ऐसे मार कर गए हमें कि हम जिए पर फिर भी ना जिए। जय हिंद, जय भारत। संविधान पर रोक, आज़ादी पर पहरा। संविधान पर रोक, आज़ादी पर पहरा, सभी नागरिकों को किया बेसहारा। मैं आदर्श विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज का छात्र आज आप सभी के समक्ष इस प्रांगण में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों एवं मेरे सहभागियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपातकालीन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर और इस उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है कि 25 जून 1975 की वह काली और भयावह रात मुझे याद आती है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में पूरे देश में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए जब आपातकालीन लाया गया और इसी के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और इसी वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के लोकतंत्र को हनन किया एवं इसके साथ साथ मीडिया की सेंसरशिप को भी मदद किया। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा भारत लोकतंत्र का उद्भव है। हमारा भारत लोकतंत्र के लिए जननी के स्वरूप माना गया है। लोकतंत्र हमारे भारत से उद्भव हुआ है। संविधान में ना सिर्फ स्पिरिट है, बल्कि यह जनता की स्पिरिट को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताकारों ने भी इसकी व्याख्या की है। एवं लोकतंत्र का मतलब होता है जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जो यह दर्शाता है कि जनता का विरोध इस आपातकालीन के खिलाफ इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि हमारे देश की जागरूक जनता कभी भी इस देश में तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी एवं इस बात का परिमाण भी देता है कि हमारे देश में स्वतंत्र जागरूक जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता की ताकत सर्वोच्च है, जिसके ऊपर कोई नहीं। इसी संदर्भ में मैं नाम लेना चाहूँगा J.K. नारायण जी का, जो एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका इसमें बहुत अहम योगदान रहा है, जो कि इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे, जिन्होंने इस बात को नापा भी था एवं मापा भी था कि भविष्य में जब भी ऐसी स्थिति आएगी, उन्होंने कहा था कि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने कहा कि मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश के समय इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है, जो कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कहा कि यह जो आप एक गलत फैसले को सही ठहराने के लिए आगे लगातार गलत पे गलत फैसले लेते जा रही हैं, ये हो सकता है आपको इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़े एवं इतिहास इसके लिए आपको कभी माफ ना करे। और इसी को देखते हुए J.K. नारायण जी ने हमारे भारत के समस्त देशवासियों की आवाज को उठाते हुए उस विपरीत समय एवं उस विपरीत परिस्थितियों में भी देश की जनता की आवाज बने एवं फिर से देश को लोकतंत्र की भेंट को सौंपा। यह हमें बताता है कि अगर जनता अपने पर आ जाए तो लोकतंत्र की हिफाजत को कोई नहीं रोक सकता। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि लोकतंत्र एक ऐसा पहलू है जिसको जनता एवं स्वतंत्र मीडिया एवं न्यायालय की सतर्कता के द्वारा बचाया जा सकता है एवं इसकी रक्षा की जा सकती है।
और इसी के साथ मुझे ये भी याद होता है कि अगर इस देश की जनता एकजुट होकर किसी भी आंदोलन या किसी भी गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठाती है, फिर चाहे वह देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, तो लोकतंत्र की रक्षा का मूलभूत सिद्धांत पूरा होता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभा में उपस्थित जितने भी स्वयंसेवक हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के भोजन के लिए।